नमस्कार मित्रों। विगत वर्षों में यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों के विश्लेषण के सिलसिले में आज हम उपस्थित हैं आपके सामने। 2018 एंड 2019 दो वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करना था, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग 2018 में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर वह प्रश्न किस क्षेत्र से आया है, क्यों आया है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या थे। उन सारी बातों की चर्चा करेंगे और यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से यहाँ मेरा आशय केवल इतना है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस का पार्टिसिपेशन कितना होता है, कॉन्सेप्चुअल सेक्शंस का पार्टिसिपेशन कितना होता है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को दोनों को मिला दिया जाए तो इन सब सेक्शंस को मिलाकर यूपीएससी में प्रत्येक वर्ष लगभग कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। मित्रों, आप देखते थे कि पीछे के कुछ वर्षों में जब से पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का योगदान बहुत अधिक हुआ करता था आपके प्राथमिक परीक्षाओं में सफलता को लेकर। कुछ एक वर्षों में ऐसा देखने में आया है कि कोर ज्योग्राफी जिसे आप लोग समझते हैं उससे क्वेश्चंस की मात्रा थोड़ा कम होती है, संख्यात्मक रूप से क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं। ज्योग्राफी का झुकाव धीरे धीरे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की ओर अधिक झुकता हुआ दिखाई देने लगा है। अधिक अधिक समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। अभी हमने लास्ट 2019 का क्वेश्चन एनालिसिस किया था। आज की क्लास में 2018 में आए हुए प्रश्नों को लेंगे, जिसमें से दोनों के दोनों सेक्शन से प्रश्न मिले हुए हैं। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से एक एक करके हम प्रश्नों को लेंगे और प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उनका विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया था, उन प्रश्नों का विश्लेषणात्मक पक्ष क्या हो सकता है। आपके बोर्ड में स्लाइड्स के रूप में क्वेश्चंस यहाँ पर फ्लैश होंगे, उनके ही विश्लेषण हमें करने हैं और एक एक बात करके देखेंगे कि करेंट्स में कौन सा प्रश्न रिलेटेड रहा है, कॉन्सेप्ट से कौन सा प्रश्न रिलेटेड रहा है, कोर ज्योग्राफी से प्रश्न कौन सा रिलेटेड है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कौन सा प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आप देखो, पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, आप उसके ऑप्शन देखेंगे और मित्रों जवाब देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। लोकेशन पूछा है, किसकी लोकेशन पूछा है? पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ओके मित्रों, ध्यान से समझना है। ये एक सेक्शन ऐसा हो गया कि पाखुई की लोकेशन आ गई ज्योग्राफी, वन्य जीव अभयारण्य आ गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, दोनों सेक्शन को एक साथ मिला दिया। दोनों की जानकारी हमें ठीक प्रकार से होनी चाहिए। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि चारों के चारों ऑप्शन पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड। इसका संबंध किस राज्य से है? मित्रों, इस संदर्भ में अगर आप देखें तो सीधा सा ये फैक्ट है, फैक्ट आधारित प्रश्न है। कैसा प्रश्न है ये? फैक्ट आधारित। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इस प्रश्न में आप बहुत ज्यादा गेस नहीं लगा सकते हैं। पाखुई वन्य जीव अभयारण्य, अगर पाखुई शब्द सुनेंगे तो ये प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों के जो ये राज्य दिए हुए हैं उनमें से प्रत्येक में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता चला आता है। इसलिए शब्दों के विश्लेषण से तो अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं कि ये है कहाँ। एकदम सीधा फैक्ट्स है। अगर इसके बारे में जानकारी है तो मित्रों आप इसका जवाब दे सकते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो इसका जवाब नहीं दे सकते। बेसिकली ये पूछा क्यों गया, आखिर यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों पूछी गई? मित्रों इसके बारे में बता दूं कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है जिसे पक्के के नाम से जाना जाता है। पक्के बाघ आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व कहते हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखना है ये शब्द भी इसके बारे में।
तो आखिर इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये प्रश्न पूछा क्यों गया, दोनों बातें करेंगे हम ध्यान से। इसकी अवस्थिति पड़ती है मित्रों अरुणाचल प्रदेश में। जवाब इसका है, इसकी अवस्थिति है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है पूर्वी केमांग, कौन सा, कामेंग करके है, एक जिला है पूर्वी कामेंग। तो पूर्वी कामेंग जिले में बेसिकली इसकी अवस्थिति है मित्रों। अगर मानचित्र के संदर्भ में देखेंगे, मानचित्र के संदर्भ में, तो आपको मैं दिखाता हूं पूर्वोत्तर राज्यों का आप मानचित्र किस तरह से आप यहां पर अगर डेवलप करके दिखाएंगे तो कुछ ऐसा ध्यान से देखना। थोड़ा सा इसे और शुद्ध कर देते हैं, ठीक है। यहां देखो आप, इस भाग में ग्रेटर हिमालयन रीजन जा रही है, दिस वन इज ग्रेटर हिमालय। केवल कुछ एक दर्रे हैं जिन दर्रों के माध्यम से भारत की ओर से तिब्बत पठार की ओर प्रवेश किया जा सकता है। यहां इस भाग में मिडिल हिमालय एंड शिवालिक आपस में संयुक्त रूप से प्राप्त होते हैं, परंतु ग्रेटर हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इन्हें अपरदित कर दिया है। यहाँ ढेर सारी नदियाँ निकल रही हैं, जैसे कमला की ही एक सहायिका जिसे कहते हैं कामेंग। तो कमला, कामेंग, सुबनसिरी, और यहाँ पर मित्रों आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र की ऊपरी शाखा जिसे भारत में प्रवेश करते हुए दिहांग कहते हैं। तो जो ये कामेंग नदी है, कामेंग नदी घाटी पर ही मित्रों ये मध्य हिमालय श्रेणी के तलहटी पर, जिसे फुट हिल जोन कहते हैं, इस फुट हिल जोन पर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये प्रश्न मित्रों करंट्स का था। करंट्स के संदर्भ में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी मान लीजिए किसी भी राज्य से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई पर्यावरणीय चिंतन से संबंधित बातें आ रही हैं, तो आपको वहाँ का ध्यान रखना होगा, वहाँ पर प्राप्त होने वाले टाइगर रिजर्व, वहाँ प्राप्त होने वाले नेशनल पार्क, वहाँ प्राप्त होने वाले बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि के बारे में ध्यान रखना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्यादि के बारे में ध्यान रखना होगा। तो 2018 में अरुणाचल प्रदेश में कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रजातियों की खोज की गई थी, जिसमें से एक विशिष्ट प्रकार की गिलहरी थी, एक विशिष्ट प्रकार की बिल्ली थी, एक विशिष्ट प्रकार का मेढक था। उस कारण से पाकुई के आसपास का क्षेत्र बहुत ही अधिक चर्चा में रहा है। उस चर्चा के कारण ही इसे पूछ लिया गया कि आखिर पाकुई वन्य जीव अभ्यारण्य की अवस्थिति किस राज्य में पड़ती है। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, जब भी आप करेंट्स पढ़ें और करेंट्स पढ़ेंगे, वहां पर कोई विशिष्ट प्रकार की जाति एवं प्रजातियों का संबंध किसी राज्य से अगर हो, तो उस राज्य में पाए जाने वाले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व इत्यादि का अध्ययन कर डालेंगे। अगर उसका संबंध जलीय स्रोतों से हो, जल क्षेत्रों से हो, तो यह भी ध्यान रखेंगे कि वहां जो भी वेटलैंड्स हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहा है, इसलिए करंट्स में कभी भी पूछा जा सकता है। तो मित्रों प्रश्न का पहला जवाब, ये पूर्वोत्तर राज्यों में से, समस्त राज्यों में से आपका जवाब क्या मिला है? अरुणाचल प्रदेश में हिमालय के तलहटी पर कामेंग जिले में कामेंग नदी तट पर अवस्थित है पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, एक एक करके प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न जो आपके सामने है मित्रों, इसका संबंध विशुद्ध रूप से ज्योग्राफी से है, भूगोल विषय से है, और भूगोल विषय में भी इसका संबंध अगर आप देखेंगे तो है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी से, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी से, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मित्रों? वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत केवल मैपिंग नहीं पढ़ते, मैपिंग के साथ साथ उसके बहुत सारे विश्लेषणात्मक पक्षों को पढ़ते हैं। वहाँ की सामाजिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, राजनीतिक दशाओं इत्यादि का अध्ययन करते हैं। परंतु मैपिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए।
कभी कभी समाचारों में देश के नाम, समाचारों में उल्लिखित शहरों के नाम, एक तरफ शहर हैं और दूसरे तरफ देश हैं, कि इन शहरों का संबंध आखिर किन देशों से है। मित्रों, आपको केवल एक छोटी सी बात बता दूं कि ये सारे के सारे जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इन चारों के चारों ऑप्शन का संबंध है पश्चिम एशिया से। किससे संबंध है इसका? मूल रूप से पश्चिम एशिया से संबंध है इसका। ओके, पहला नगर है अलेप्पो, दूसरा नगर है किरकुक, तीसरा नगर है माजुल, चौथा नगर है मजार शरीफ। फिर से बताता हूं मित्रों, जैस्मीन क्रांति जब मिडिल ईस्ट में आई, उसके बाद से आप निरंतर देखेंगे कि उत्तर अफ्रीकी देश तथा पश्चिम एशिया निरंतर समस्याओं से घिरा रहा है। उन समस्याओं के दौर में कई एक नगर ऐसे हैं जिनके बारे में खास तौर पर गाहे बगाहे दिन प्रतिदिन आप कुछ न कुछ बातें चर्चा में सुनते रहेंगे, या कि आप आतंकवादी घटनाओं के कारण या उग्रवादी घटनाओं के कारण या इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए अत्याचार, अनाचार, दुराचार इत्यादि के कारण आप उन नगरों के नाम सुनते रहते हैं। उन्हीं नगरों में से कुछ नगरों का नाम दिया है, किन देशों से संबंधित है इन्हें आपको जानना होगा। पहला नगर है अलेप्पो। पहला कौन सा नगर है? अलेप्पो। आपको बताना है मित्रों, आफ्टर दैट मैं बताऊंगा। फिर है किरकुक एंड माजुल, फिर चौथा नगर है मजार शरीफ। उधर देखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट है। अगर पता है तो आपके पास जवाब सही होगा, नहीं पता है तो जवाब बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, तो एक तरफ से देखते हैं, ये अलेप्पो नगर बेसिकली मित्रों, अगर आप सीरिया के बारे में खबरें देखते रहते हैं तो इसका संबंध सीरिया से है, जो कि ऑप्शन के रूप में दिया है। ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे, सीरिया में कुछ महत्वपूर्ण नगरों में से एक है अलेप्पो। अलेप्पो सीरिया का वृहद सांस्कृतिक नगर भी रहा है। सीरिया में बनियास बंदरगाह है। बनियास बंदरगाह के आसपास आर्थिक दशाओं का संकेंद्रण सर्वाधिक रूप से प्राप्त होता है, परंतु सामाजिक आर्थिक दशाओं के अगर केंद्र के रूप में देखा जाएगा तो वहाँ का सबसे प्रमुख नगर सीरिया है। वहाँ जो आंतरिक उग्रवाद और इस्लामिक स्टेट की घटनाएं घटी हैं मित्रों, उन घटनाओं के बाद यह अलेप्पो नगर को पूर्णतः तहस नहस कर दिया गया है। यह नगर खंडहर की भांति नजर आने लगा है, इसीलिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर है सीरिया का, जिसे आपको जानना चाहिए। किरकुक और माजुल, ये दोनों के दोनों नगर हैं मित्रों इराक में। दोनों नगर इराक में हैं। किरकुक और माजुल इराक में हैं। इराक का अगर आप मानचित्र देखेंगे पश्चिम एशिया में, तो इराक में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनमें से हिंदी में आप जानते हैं दजला एवं फरात, इंग्लिश में कहते हैं टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस। दजला एवं फरात नदियों के उत्तरी भाग में, अब इन नदियों के मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, ये भी आप जानते हैं। इन नदियों के तट पर मूल रूप से बगदाद तथा इसके अलावा अल बसरा जैसे नगर बसे हुए हैं। और इसका जो उत्तरी भाग है, जिसका संबंध, जिसका जुड़ाव आप देखेंगे तो टर्की तथा ईरान के समीपवर्ती भाग में विकसित होने वाले या विस्तृत कुर्दिस्तान क्षेत्र से है। तो कुर्दिस्तान क्षेत्र का विस्तार भी यहाँ तक प्राप्त होता है किरकुक और माजुल नगरों तक। तो ये किरकुक, माजुल और इसके साथ साथ एक और नगर है मित्रों जिसे कहते हैं इरबिल। ये 3 महत्वपूर्ण नगर हैं। इन तीनों ही उत्तरी महत्वपूर्ण नगरों से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इराक का सर्वाधिक पेट्रोलियम इन 3 नगरों से ही उत्पादित किया जाता है, किरकुक, माजुल एवं इरबिल। और ये पूरा जो क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन का है, इसे बाबा गागुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं मित्रों? इसे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और अगर क्षेत्र की बात कहेंगे तो इसे बाबा गागुर या बाबा गुरगुर के नाम से जानते हैं। तो बाबा गुरगुर क्षेत्र के ये 3 नगर हैं, किरकुक, माजुल एवं इरबिल, जिनका संबंध किससे है? इराक से, ना कि यमन से है, ना कि फिलिस्तीन से है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन इसके गलत हो गए।
मज़ार शरीफ अफगानिस्तान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर है। हालांकि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से काबुल, कंधार, हेलमंड इत्यादि के बाद इसका चौथा स्थान आता है। परंतु ये चर्चा में क्यों रहा है? मज़ार शरीफ में मित्रों आतंकवादी घटनाएं बहुत ही प्रबल तरीके से रही हैं। 2001 के आसपास आप देखेंगे तो मज़ार शरीफ आतंकवादी घटनाओं के कारण बहुत अधिक जाना जाता रहा है, इसीलिए इसका नाम प्रत्येक व्यक्ति के कंठ पर था। मज़ार शरीफ कहाँ अवस्थित है? अफगानिस्तान में है। इसका मतलब हो गया कि इसका पहला ऑप्शन सही दिखा रहा है, इसका चौथा ऑप्शन सही दिखा रहा है, इसके दो ऑप्शन गलत हैं। तो अब नीचे देखते हैं कि प्रश्न किस फॉर्म में इन्हें पूछता है। प्रश्न पूछा है उपर्युक्त युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? तो आपके पास जवाब आ चुके हैं, पहला और चौथा विकल्प मिल रहा है बी पॉइंट में। इसका मतलब इसका बी पॉइंट मित्रों सही होगा। मैपिंग के लिए आपको बता दूं मित्रों कि विश्व मानचित्र पर गहरी नज़र रखनी होगी। जब भी आप मैपिंग करें आप नोटिस करिएगा कि वेस्ट एशिया हमेशा ही 1 से 2 वर्षों के अंतराल में मैपिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मैपिंग जब आप करें तो मेरा एक सुझाव होगा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अपना एक क्लस्टर बनाइए, अपना एक कुछ ऐसा बनाइए इंडिकेशन जिसमें आप उन क्षेत्रों को जरूर एग्जामिनेशन से पहले देख कर जाएं। जैसे आपको वेस्ट एशिया देखना चाहिए। वेस्ट एशिया हमेशा ही जियोपॉलिटिक्स के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार वाला संपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी अवस्थिति मूल रूप से गल्फ ऑफ पर्सिया के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। तो वेस्ट एशिया हमेशा चर्चा में रहता है। उसके बाद आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मैपिंग के दृष्टिकोण से, वह है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। तो पहले नंबर पर आपको रखना है वेस्ट एशिया को, पश्चिम एशिया को। दूसरे नंबर पर रखना है आपको दक्षिण पूर्व एशिया को। तब तीसरे नंबर पर आप यूरोप को रखेंगे और यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को रखेंगे। तथा चौथे नंबर पर आप रखेंगे उत्तर अमेरिका को। जब भी आप मैपिंग देखेंगे तो मित्रों मैपिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं क्षेत्रों से पूछे जा रहे हैं और इन्हीं क्षेत्रों पर देखेंगे। इसलिए इन क्षेत्रों की मैपिंग एग्जामिनेशन से पहले एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर जो नगर चर्चा में रहे हों, जो देश चर्चा में रहे हों, उनकी अवस्थिति कहां पर है, उनकी अवस्थिति सागरीय क्षेत्रों के संदर्भ में कहां पर प्राप्त होती है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए। ओके मित्रों, तो आप यहां पर मैपिंग से संबंधित ये प्रश्न था, फैक्ट आधारित प्रश्न था, ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसका आपने विश्लेषण पक्ष देख लिया है। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका संबंध भी ज्योग्राफी से है, इसका संबंध भी ज्योग्राफी से है। ओके, और इसका संबंध फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों से है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों से है। कैसे फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट से है? फैक्ट अपने आप में हो गई झीलें। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील कृत्रिम झील का उदाहरण है? कौन सी एक कृत्रिम झील का उदाहरण है? 4 झीलों का नाम दिया है, कोडई कनाल, कोलेरू झील, नैनीताल झील, रेणुका झील। 4 महत्वपूर्ण झीलों के नाम हैं मित्रों। इनमें से कौन सी झील है जो प्राकृतिक है और कौन सी है जो कृत्रिम है? तो इनमें से कोई एक ही हो सकती है जो कृत्रिम है, क्योंकि एक का जवाब पूछा है। देखो, तो झीलों के नाम तो अपने आप पर फैक्ट हो गए, पर कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आप क्या देख सकते हैं? अगर आपने भारत का भूगोल ठीक प्रकार से पढ़ा है तो संकल्पना के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कौन सी झील किस क्षेत्र पर है। क्षेत्र का भी नाम प्रदेश के स्तर पर दिया है। कौन सी झील किस क्षेत्र पर है, तो उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या संभावित हो सकती है। निर्माण की प्रक्रिया क्या संभावित हो सकती है? अगर ये मस्तिष्क आपका विश्लेषण कर गया तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब आपके सामने आ जाएगा मित्रों। इस तरह के प्रश्नों का जवाब आपके सामने निश्चित रूप से होगा। अब आगे बात करते हैं, चलो एक तरफ से बात करते हैं। सबसे पहली बात जो कि बहुत ही प्रसिद्ध झील है, ये हमारे सामने प्रस्तुत है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में।
कोलेरू झील के संबंध में मित्रों मोटी मोटी बातें अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हैं कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदियां, दो नदियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। गोदावरी और कृष्णा नदियां डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। कहां पर? बंगाल की खाड़ी तट पर। दोनों की दोनों नदियों को आप जानते हैं कि यह पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पूर्व की ओर भारतीय प्रायद्वीप के ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र तथा तेलंगाना से अपवहित होती हुई, आंध्र प्रदेश से अपवहित होती हुई आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा निर्मित करती हैं। यह दोनों संयुक्त रूप से, जिसे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा कहा जाता है। इनके डेल्टा क्षेत्र में मित्रों समझने की कोशिश करिएगा। इनके डेल्टा क्षेत्र में अगर हम भारत का मानचित्र कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश करें कि सपोज दिस वन इज इंडिया, इनके डेल्टा क्षेत्र में यहाँ अवस्थित थी एक सर्वप्रथम खारे पानी की झील, जिसे आप लैगून झील कह सकते हैं। ये डेल्टा क्षेत्र में आरंभिक दौर पर बात कर रहा हूं। ये लैगून झील थी, खारे पानी की झील थी, जिसे कोलेरू कहते थे। अब लैगून झील, खारे पानी की झील, ये कृत्रिम झील नहीं हो सकती, यह निश्चित रूप से प्राकृतिक झील होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब नदियों ने इसके आसपास सेडिमेंट्स का डिपोजिशन किया मित्रों, तो नदियों के सेडिमेंट्स के डिपोजिशन किए जाने के कारण डेल्टा का विस्तार कुछ इस प्रकार से हो गया। डेल्टा के विस्तार हो जाने के कारण ये झील अब डेल्टा के आंतरिक भाग में हो गई। इसका मुहाना अब सागर से कनेक्टेड नहीं है। डेल्टा के आंतरिक क्षेत्र में होने के कारण जब इसका संबंध सागर से समाप्त हो गया तो अब इसमें जल किसका होगा? वर्षा का जल संचित होगा, नदियों द्वारा किए गए जल की आपूर्ति होगी। आपको यह भी पता है मित्रों कि वर्षा एवं नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है। तो वर्तमान में इसमें प्राप्त होने वाला जल लवणीय सागरीय जल नहीं है, बल्कि कैसा जल है? स्वच्छ जल है। यह आंध्र प्रदेश की मित्रों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस समय पर यह, जो कि आरंभ में लैगून झील का उदाहरण थी, इस समय पर यह क्या है? आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो चुकी है। क्या नाम है इस झील का? कोलेरू है। आंध्र प्रदेश तट पर कहां अवस्थित है? इसका अवस्थिति है इसकी कृष्णा गोदावरी डेल्टा में अवस्थिति है। यह डेल्टा प्रदेश में पाई जाने वाली झील है। तो एक आपको पता चल गया कि यह प्राकृतिक झील है। नैनीताल के बारे में आप जानते हैं कि उत्तराखंड में अवस्थित है। नैनीताल की अवस्थिति को अगर आप देखेंगे मित्रों तो यह मिडिल हिमालय के फुटहिल जोन पर है। मिडिल हिमालय के फुटहिल जोन पर है। तो मिडिल हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र है और शिवालिक का आरंभ हो रहा है। दोनों का जो विवर्तनिक क्षेत्र है, सपोज ऐसा हम दिखाने की कोशिश करें कि इधर की तरफ मिडिल हिमालय है, इधर की तरफ शिवालिक रेंजेस हैं। इन दोनों रेंजेस के बीच में यहाँ पर जो ये क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, इस क्षेत्र में अवस्थित है यह झील, जिसका नाम है नैनीताल। उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है मित्रों। कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है नैनीताल झील। तो इसकी अवस्थिति भ्रंश घाटी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? रिफ्ट वैली क्षेत्र में है। सॉरी, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, बोलकर इसे बोल देना चाहिए हमें बितुक्रम भ्रंश घाटी। इसको बोल सकते हैं हम बितुक्रम भ्रंश घाटी। बितुक्रम भ्रंश घाटी, जिसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट। यहां पर क्या प्राप्त होता है? इन दो पर्वतों के मध्य, दो श्रेणियों के मध्य जब प्लेटों का अभिसरण हुआ, प्लेटों ने थ्रस्ट लगाया, प्लेटों ने बल लगाया, तो प्लेटों द्वारा लगाए गए ओवर थ्रस्ट के कारण इन दोनों के मध्य जो फॉल्ट निर्मित हुआ, उसी फॉल्ट में संचित जल क्षेत्र में निर्मित है नैनीताल झील। स्वच्छ पानी की झील है मित्रों, स्वच्छ जल की झील है। भारत का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अपने आप में यह हिल स्टेशन ही है। अत्यंत मनोरम पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है नैनीताल उत्तराखंड का।
तो आप ये भी देख पा रहे हैं यह बितुक्रम भ्रंश घाटी झील है, इसका मतलब कि यह भी प्राकृतिक झील हो गई, यह कृत्रिम झील नहीं हो सकती, यह भी प्राकृतिक झील है, कुमाऊं क्षेत्र में पड़ती है उत्तराखंड के। रेणुका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का मित्रों गिरिपादीय क्षेत्र में अवस्थित एक जिला है सिरमौर। कौन सा जिला है? सिरमौर जिला है। इसका मुख्यालय नाहन के नाम से जाना जाता है। नाहन, नाहन के समीप ही अवस्थित है रेणुका झील। नाहन के समीप ही अवस्थित है रेणुका झील, चारों तरफ से हरितिमा से ढकी हुई बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है मित्रों। नाहन के समीप यह रेणुका झील, इसके तट पर प्रसिद्ध रेणुका जी देवी मां का मंदिर भी है। रेणुका जी देवी मां का बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर भी है ठीक इसके तट पर, और इसका पूरा तटवर्ती क्षेत्र इतना खूबसूरत क्षेत्र है, चारों तरफ से हरी वनस्पतियों से ढकी अच्छी खासी लंबी चौड़ी झील पर्यटकों के आकर्षण का यह महत्वपूर्ण केंद्र होती है मित्रों। तो इस झील के बारे में भी आपको बता दूं कि ये एक प्राकृतिक झील है। इसका मतलब कि दो झीलों का नाम यहाँ पर जो दिया गया ये पर्वतीय हिमालय क्षेत्र में है। इसमें से यह दो झीलें प्राकृतिक झील हिमालय क्षेत्र की हो गई, एक हो गई जो डेल्टा क्षेत्र की रह गई। ऑप्शन खोजना था आपको एक, वह कौन सा बचा? कोडई कनाल बचा। आपके पास ऑप्शन वही हो सकता है। पर मैं आपको बता दूं मित्रों कोडई कनाल के बारे में। कोडई कनाल तमिलनाडु राज्य में एक जिला है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिला है। इस डिंडीगुल जिले में अवस्थित है पालनी पहाड़ी। दक्षिणी पर्वतीय संकुल वेस्टर्न घाट में अगर आप देखेंगे, सह्याद्री या वेस्टर्न घाट में देखेंगे, तीन पहाड़ियों का नाम आता है, अनामलाई, पालनी एंड कार्डमम। इनके बीच में अनाईमुदी पर्वत चोटी है। इस अनाईमुदी पर्वत चोटी से पूर्व की ओर स्पर के रूप में, भूजिह्वा के रूप में तमिलनाडु में गई हुई है पालनी पहाड़ी। इस पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जिसे आप कोडई कनाल के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन के पास ही, समीप ही औपनिवेशिक काल में यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था में एक ऑफिसर जो कि कलेक्टर पद पर नियुक्त था, जिलाधीश पद पर नियुक्त था, उसने इस झील का निर्माण कराया था। इसका मतलब है कि यह मात्र एक झील है जो कृत्रिम झील का उदाहरण है। यह मानव निर्मित झील है मित्रों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। पूरे के पूरे पालनी क्षेत्र को, पूरे पालनी के ढाल क्षेत्र को आप देखेंगे, सुंदर करिंजी के पुष्पों से ढका हुआ होता है। करिंजी की एक विशेषता जरूर है कि प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार इसमें पुष्प आता है। जब पुष्प आता है तो इसके पुष्प कुसुम सुमन से पूरी की पूरी पहाड़ी ढक जाती है, और यह मनोरम स्थल भारत के पसंदीदा पर्यटक स्थलों की श्रेणी में आ जाता है। कोडई कनाल महत्वपूर्ण ट्रैकिंग स्पॉट भी है, इसलिए तमिलनाडु या दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, ट्रैकिंग स्पॉट इत्यादि में इसका नाम आता है। यह अपने आप में एक हिल स्टेशन है क्योंकि पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो मित्रों, तीन झीलों के बारे में आप देख रहे हैं, तीन प्राकृतिक हैं, जबकि कोडई कनाल कैसी झील है? कृत्रिम झील है। इसका संबंध भी किससे रहा है? ज्योग्राफी से रहा है। फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स का इसमें दोनों का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। फैक्ट यहां पर था कि कौन सी कृत्रिम झील है, कॉन्सेप्ट था कि कॉन्सेप्ट्स के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कृत्रिम झीलें नहीं हो सकती हैं। अगर कॉन्सेप्ट ठीक था तो हमने निकाला कि ये झीलें कृत्रिम नहीं हो सकती हैं, तो शेष बची हुई हमारे पास है कोडई कनाल झील। तो कोडई कनाल झील को एग्जाम्पल मैंने दिया कि इसका निर्माण किसने कराया था? कृत्रिम रूप से औपनिवेशिक काल में इसका निर्माण कराया गया था मित्रों। यह पालनी पहाड़ी पर कोडई कनाल नामक हिल स्टेशन के समीप अवस्थित एक महत्वपूर्ण कृत्रिम झील है। ओके मित्रों, तो ये प्रश्न यहां पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका संबंध भी विशुद्ध रूप से, इस प्रश्न का संबंध भी ज्योग्राफी से है, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों से संबंधित है।
प्रश्न है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप के बारे में मैं बता दूं मित्रों कि अगर आप अंडमान निकोबार द्वीपों के बारे में जानते हैं, निश्चित रूप से जानते होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो के बारे में अगर आप जानते हैं, दिस वन इज, ये सारे के सारे अंडमान निकोबार द्वीप हैं। इसके इधर की ओर आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इधर की ओर मित्रों अंडमान सी है, अंडमान सी है। अंडमान निकोबार द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की अवस्थिति यहाँ पर प्राप्त होती है। उत्तरी द्वीप अंडमान है और दक्षिण द्वीप निकोबार हैं। ओके, फैक्ट्स आप इनके बारे में जानते हैं जिन्हें 10 डिग्री चैनल आपस में अलग करता है, ये फैक्ट्स आप जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की अगर उत्पत्ति मूलक दशाओं को देखा जाए तो उत्पत्ति मूलक दशाओं के आधार पर यह है जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में अवस्थित पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, पूर्वांचल पहाड़ियों का ही दक्षिणी विस्तार है। पूर्वांचल पहाड़ियों को अगर आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण मित्रों पटकाई बुम, नागा, मणिपुर, मिजो के नाम से जानी जाती हैं और यही पूर्वांचल की पहाड़ियां म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानी जाती हैं। एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो पटकाई बुम, नागा, मणिपुर, मिजो, अराकान योमा के बाद यह पर्वतीय क्षेत्र सागर में डूब गया है और डूबी हुई वह पहाड़ियां जो कि जल से बाहर दिखाई देती हैं वह द्वीप के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं द्वीपों के समूहों को हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप इसी संदर्भ में हिमालयन पर्वत तंत्र का अंग भी माने जाते हैं। ओके, तो इस द्वीप समूह में मित्रों, इस द्वीप समूह में अंडमान सागर की ओर अवस्थित हैं दो महत्वपूर्ण द्वीप। एक द्वीप यहाँ पर दोनों के दोनों ज्वालामुखीय द्वीप हैं मित्रों। इसमें से एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं बैरन आइलैंड। क्या कहते हैं? बैरन आइलैंड। यह वॉल्केनिक आइलैंड है मित्रों, यह ज्वालामुखीय द्वीप है, बैरन आइलैंड। दूसरा भी है जिसे हम लोग नारकोंडम के नाम से जानते हैं, दूसरा भी है यहाँ पर जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? नारकोंडम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो ज्वालामुखीय द्वीप हैं, एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकोंडम। ये बैरन अगर आप देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। सही दिशा अगर बोली जाए तो पूर्व पूर्व उत्तरी दिशा कहलाएगी। लगभग 135 से 140 किलोमीटर के मध्य इसकी दूरी प्राप्त होती है पोर्ट ब्लेयर से मित्रों। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बैरन्स के बारे में ऑप्शन हम पढ़ेंगे, पर पहले मोटी मोटी बात स्वयं बता देते हैं। ये द्वीप अंडमान सागर में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का ही अंग है। अगर इसका विस्तार पटल देखेंगे तो दक्षिण भाग में मित्रों, इसमें दक्षिण भाग में आप यहां पर देखेंगे तो इंडोनेशिया का यहां सुमात्रा द्वीप है जिसका समीपवर्ती क्षेत्र बहुत ही सक्रिय है, बांडा आचे के नाम से जाना जाता है। सुमात्रा के बाद आप यहां जानते हैं जावा द्वीप है जो सुंडा से अलग है, सुंडा जलसंधि से, और यहाँ पर मोलक्का जलसंधि मित्रों पाई जाती है। और उसके बाद थॉमस ऑफ क्राक की अवस्थिति आती है। मलाया प्रायद्वीप भी पाया जाता है। तो अगर इसकी उत्पत्ति मूलक दशा को देखें तो उत्पत्ति मूलक दशा से यह ज्वालामुखीय है, और ज्वालामुखीय तंत्र है तो किसका विस्तार पटल है? तो यह इंडोनेशियन आर्कीपेलागो का विस्तार पटल है। इंडोनेशियन आर्कीपेलागो की सक्रियता से इसका संबंध है, सुमात्रा द्वीप की सक्रियता से मित्रों इसका संबंध है। और आगे फैक्ट्स जानो मित्रों। भारत में नारकोंडम और बैरन के बारे में देखा जाए तो बैरन को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, एक्टिव वॉल्केनो ये कहलाता है। क्यों सक्रिय कहलाता है मित्रों? विगत 150 वर्ष पूर्व इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। आफ्टर दैट कई वर्षों तक यह सुप्त रहा, सोया रहा, डोरमेंट स्टेज में रहा, इसमें इरप्शन नहीं हुआ। फिर 1991 में इरप्शन हुआ, तो 1991 के बाद इसमें कुछ कुछ वर्षों के अंतराल में रुक रुक कर लगातार इरप्शन होता रहता है। धूल तथा राख के बादल इसके क्रेटर से निकलते हुए निरंतर देखे जाते हैं।
ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों? तो जो धूल, राख या कुछ भी समझे आप, धुआं, इसके क्रेटर से बीच बीच में कुछ एक वर्षों में, अभी 2017 में भी यहाँ इससे धूल बादल निकलते हुए देखे गए थे। इसका मतलब है कि इसका क्रेटर अब सुप्त नहीं है, इसका क्रेटर बल्कि सक्रिय है। तो मित्रों यह सक्रिय ज्वालामुखी है। 1991 के बाद निरंतर इसमें इरप्शन बीच बीच में रुक रुक कर होता रहता है। जबकि नारकोंडम की अगर बात करें तो नारकोंडम इस समय पर मित्रों डोरमेंट हो चुका है, मृत नहीं है बल्कि डोरमेंट है, जिसको प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो अब मित्रों हम लोग बैरन के बारे में ऑप्शन पढ़ते हैं। आपको मोटी मोटी जानकारी मैंने दी है, अब देखते हैं इसमें से क्या क्या ऑप्शन है जो कि सही हो सकता है। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थिर है। आपके पास जवाब मिल गया मित्रों, पहला बिल्कुल सही जवाब है, यह भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है और सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नहीं, ग्रेट निकोबार तो मित्रों यहां पड़ता है, ये इसके पूर्व में अवस्थित नहीं है, बल्कि कहां अवस्थित है? मैंने बताया कि अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के भी उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसका मतलब है कि जो ये सेंटेंस आपका कह रहा है कि ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये सेंटेंस मित्रों गलत हो गया, निश्चित रूप से गलत हो गया, क्योंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले आपको दे दिया है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में वर्ष 1991 में उद्गार हुआ था और तब से लेकर यह निष्क्रिय बना हुआ है, यह भी गलत हो गया मित्रों। मैंने क्या बताया है कि 1991 के बाद इसमें सक्रियता लगातार बनी रही है। इसका जो ऊपरी शीर्ष क्रेटर या काल्डेरा कहलाता है, उस क्रेटर या काल्डेरा से निरंतर गर्म तप्त गैसें राख के रूप में, धूल कणों के रूप में, धुएं के रूप में निकलती हुई देखी जाती हैं। इसका मतलब है निरंतर सक्रियता बनी हुई है। अब क्या दिया है प्रश्न ने, ऑप्शन क्या दिया है? हुआ था तब से लेकर यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? तो मित्रों दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, केवल पहला सही है। इसका मतलब है इसका जवाब क्या हुआ? ए, केवल एक। क्लियर है ना? इस तरह से मित्रों ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों को मिलाकर प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था मित्रों। इन प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आप ठीक प्रकार से करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रवाल भित्ति, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट दोनों को रिलेट करके मित्रों प्रश्न है, और दोनों को रिलेट करके बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आप देखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों को एक साथ मिलाकर प्रश्न पूछा है प्रवाल भित्तियों के बारे में कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागरीय जल में मिलती हैं। उष्ण कटिबंधीय सागरीय जल में मिलती हैं मित्रों। कुछ प्रवाल भित्तियां ऐसी भी हैं जो मार्जिनल जोन में मिलती हैं। अगर अवस्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियों का वर्गीकरण किया जाए तो प्रवाल भित्तियां हमेशा दो ही प्रकार की होती हैं, एक ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स होती हैं, दूसरी मार्जिनल कोरल रीफ्स होती हैं। मार्जिनल कोरल रीफ्स वह हैं जो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों के मध्य क्षेत्र में या संक्रमणशील क्षेत्र में पाई जाती हैं। परंतु जो सर्वाधिक प्रवाल भित्तियों की मात्रा है निश्चित रूप से वह ट्रॉपिकल जोन में ही है, क्योंकि इनके पनपने के लिए मित्रों सागरीय जल का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, अर्थात तापमान अधिक होना चाहिए। अगर हम शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध में जाते हैं तो सागरीय जल के तापमान में कमी आ जाती है। उस तापमान में यह कोरल पॉलिप अपना विकास नहीं कर पाता, प्रवाल जीव अपना विकास नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि यह जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय जल में मिलती हैं, वह सही है। ओके, नेक्स्ट। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती हैं। तो मैं आपको फैक्ट्स के रूप में बता दूं मित्रों कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग आप देखें, दक्षिण चीन सागर का भाग देखें, यहां बॉन्डा सी का भाग देखें, यहां सेबल सी का भाग देखें, सेल्बस सी का भाग देखें, बोर्नियो एंड मलाक्कन सी का भाग देखें, तथा इसके साथ साथ तस्मान सागर का उत्तरी भाग आप देख ले, जहां पर छोटे छोटे
कई आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने आइलैंड्स में पॉलिनेशिया, मेलानेशिया इत्यादि का भी नाम सुना होगा, माइक्रोनेशिया का। तो फिलीपींस से लेकर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक मित्रों यहाँ पर प्रवाल भित्तियों के विशाल द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से आपको यह भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ के रूप में मिलती है, जिसे द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। मित्रों ये भी आपका जवाब सही हो गया कि 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्य क्षेत्रों में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, यह भी जवाब आपका सही हो गया। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघ, ओह यहां तो कंफ्यूजन ही उत्पन्न कर देता, एनिमल फाइलम्स की बात करता है, एनिमल फाइलम्स का बात करता है, का परपोषण करती हैं। देखो आपको एक बात बता दूं कि सागरीय क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है। सागरीय क्षेत्र में जीवों की विविधता के कारण, बायोटिक बायोडायवर्सिटी के कारण प्रवाल भित्तियों को मैरीन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। मैरीन रेन फॉरेस्ट का मतलब है सागरीय वर्षा वन, से मतलब है कि सागरीय क्षेत्र का वह क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। पर कुल जैव विविधता से अगर हम तुलना करें, रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल विषुवतीय वर्षा वनों से तुलना करें मित्रों, तो दुनिया में सबसे अधिक विषुवतीय वर्षा वन, दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता जिसमें से दोनों शामिल होंगे, पादप भी होगा, जंतु भी होगा, सूक्ष्म जीव भी होंगे। सर्वाधिक विविधता इनकी पाई जाती है कहां पर? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, विषुवतीय वर्षा वनों में, पादप की, जंतु की और सूक्ष्म जीवों की। लेकिन मित्रों जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसा नहीं कहता। प्रश्न कहता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में केवल एनिमल फाइलम्स की बात करती है। तुलनात्मक रूप से अगर देखी जाए तो यहां पर हमने विविधता के संदर्भ में पूरे जीवों को लिया है, पादप को भी लिया, जंतु को भी लिया, सूक्ष्म जीव को भी लिया। लेकिन यहां अगर प्रश्न देखो तो यहां तीनों के बारे में नहीं पूछा, केवल एनिमल फाइलम के बारे में पूछा है। तो मित्रों कंफ्यूज नहीं होना है, केवल अगर जंतुगत विविधता पूछी जाए, केवल एनिमल फाइलम्स के बारे में पूछा जाए, तो बिल्कुल सही जवाब है कि एनिमल फाइलम्स सर्वाधिक मात्रा में प्रवाल भित्तियों में ही प्राप्त होते हैं। अगर कुल विविधता पूछेगा तो वह इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट उसका सही जवाब होगा, जबकि केवल अगर जंतु संघों की बात करेगा तो जंतु संघ सर्वाधिक मात्रा में कहां पाए जाते हैं? कोरल रीफ्स के पास पाए जाते हैं। इन मरीन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इन्हें भी ट्रॉपिकल मरीन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो मित्रों इसका तीसरा जवाब भी सही हो गया। इसका मतलब पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। तो उपर्युक्त कथनों में से कहां पर है तीसरा? तो डी है, जिसमें से 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही जवाब है मित्रों। तो यह सही जवाब आपके पास आ चुका है। ओके, नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100 सालों में उत्क्रमित हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या पूछ रहा है? पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक बार मैग्नेट का कार्य करती है। पृथ्वी हमारी एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। पृथ्वी के बारे में मान लें कि ये एक्सिस है और इस एक्सिस के परिप्रेक्ष्य यहाँ पर इसका एक अपना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र अपना इसका प्राप्त होता है। पृथ्वी के संदर्भ में, इस बार मैग्नेट के संदर्भ में आप जानते हैं कि वर्तमान में पृथ्वी का चुंबकीय ऋणात्मक ध्रुव उत्तर की ओर तथा धनात्मक ध्रुव दक्षिण की ओर प्राप्त होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल प्राप्त होता है। इसे नॉर्मल पोलैरिटी कहते हैं। तो जो चुंबकीय ध्रुव आज प्राप्त होता है जिसे हम लोग भू चुंबकत्व कहते हैं। भू चुंबकत्व बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्रों। बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ा जा सकता है। भू चुंबकत्व बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भू चुंबकत्व के संदर्भ में यहां पर एक लाइन पहली मैंने बोला कि पृथ्वी एक बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर तथा
चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर अवस्थित है, जिसे मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स के रूप में दिखा दिया। पर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल हमेशा यहां पर नहीं रहते हैं। पर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल मित्रों हमेशा ही यहां पर नहीं रहते हैं, बल्कि इनके साथ क्या होता है, इनके बारे में दो प्रकार की शर्तें देखने में आई हैं। यह लगभग 94,000 वर्षों में, या कि लगभग 7 से 10 लाख वर्षों में, 7 से 10 लाख वर्षों में मित्रों ये चुंबकीय ध्रुव परिवर्तित होते हैं। निगेटिव पोल पॉजिटिव हो जाता है एंड पॉजिटिव पोल निगेटिव हो जाता है। चुंबकीय ध्रुवों के परिवर्तित होने की दशा को पोलर रिवर्जल कहते हैं, ध्रुवीय व्युत्क्रमण कहते हैं। पोलर रिवर्जल, ध्रुवीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। तो ये ध्रुवीय व्युत्क्रमण कितने वर्षों में प्राप्त होता है, या कि लगभग 1 लाख वर्षों में प्राप्त होता है, या कि लगभग 10 लाख वर्षों में प्राप्त होता है। अगर 1 लाख वर्ष में प्राप्त हुआ तो उसे पोलैरिटी इवेंट कहते हैं। यदि 10 लाख वर्षों में, 7 से 10 लाख वर्षों में प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहा जाता है, इपोक पोलैरिटी कहते हैं। तो पहला जवाब यही, पृथ्वी का चुंबकत्व कुछ हजार वर्षों में उत्क्रमित होता रहता है, व्युत्क्रमित होता रहता है, रिवर्स होता रहता है। इसका मतलब पहला जवाब मित्रों इसका सही हो गया। नेक्स्ट, पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों में से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। मित्रों बिल्कुल गलत जवाब। हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आप जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी, है ना। इस समय पर पृथ्वी के शीतलीकरण के प्रभाव से तथा इसी समय पर होने वाली वॉल्केनिक एक्टिविटी के प्रभाव से शुरुआती जो वायुमंडल था उसमें प्रमुख मात्रा में मित्रों ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि कार्बन थी, सल्फर थी, जल की मात्रा थी, कुछ मात्रा में मीथेन थी, इस प्रकार की गैसें, अमोनियम गैस थी, इस प्रकार की गैसें प्राप्त होती थीं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। जबकि ये कहता है कि ऑक्सीजन 54% था, इसका मतलब कि ये दूसरा जवाब गलत हो गया। शुरुआती दौर में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, अमोनियम गैस थी, सल्फर की गैसें थी। ये गैस ऑक्सीजन बाद में भू जैव प्रक्रियाओं के माध्यम से आई, जैविक क्रियाओं के माध्यम से आई, प्रकाश विद्युत प्रभाव से की प्रक्रियाओं के द्वारा आई। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा ये दूसरा विकल्प दिया है यह गलत हो गया। नेक्स्ट, तीसरा, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी की आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। बिल्कुल सही जवाब है कि जीवित जीव में पादप और जंतु दोनों आते हैं। पादप वर्गों का जैसे ही उद्भव हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हुई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो आरंभिक वायुमंडल में कार्बनिक गैसें अधिक थी उनका अवशोषण हुआ, ऑक्सीजन का उत्सर्जन हुआ, वायुमंडल परिवर्तित होना शुरू हुआ, जंतु वर्ग उत्पन्न हुए। जंतु वर्गों ने भी वायुमंडल का जो आरंभिक कंपोजिशन था उसे चेंज किया मित्रों। तो हमारा पहला जवाब भी सही है, तीसरा जवाब भी सही है, परंतु दूसरा जवाब गलत है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड में उत्पत्ति के समय पर ऑक्सीजन की मात्रा अनुपस्थित थी। ऑक्सीजन की उपस्थिति पहला भूजैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से, दूसरा प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आई है। प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं में बहुत सामान्य सा है कि जब जलवाष्प पर अल्ट्रावायलेट रेज ने बम्बार्डिंग की तो उस बम्बार्डिंग के समय जलवाष्प H2NO में टूट गई। जैसे ही H2NO में टूटी तो सबसे पहले नवजात ऑक्सीजन आया और नवजात ऑक्सीजन ने ही आणविक ऑक्सीजन को जन्म दिया है। इस प्रकार से पहला और तीसरा जवाब सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो पहला और तीसरा है क्या, कहीं A, B, C। इसका जवाब मित्रों हो गया C। ओके, तो सी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, ज्योग्राफी से प्रश्न था, पृथ्वी की उत्पत्ति प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न था। तो क्या हो गया यहाँ पर, यह जवाब हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फैक्ट है, सीधा सीधा फैक्ट्स है। मिनरल से प्रश्न पूछा है, खनिज से प्रश्न पूछा है। अगर फैक्ट्स ये पता होगा तो आप जवाब दे पाएंगे, फैक्ट नहीं पता होगा तो जवाब देने में कठिनाई आएगी। क्या है प्रश्न, ध्यान से सुनो। भारत में
राज्य सरकारों को गैर कोयले के अलावा खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। गलत हो गया। आपको पता है कि राज्य सरकारों के पास विभिन्न प्रकार के खनिज उपस्थित रहते हैं, जिसमें से खनिजों को आप दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, धात्विक तथा अधात्विक। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के खनन की नीलामी करते हैं। विभिन्न राज्य अपने यहां उपस्थित खनिजों की नीलामी करते हैं। इसका मतलब कि पहला जवाब गलत हो गया। राज्य सरकारों के पास नीलामी का अधिकार होता है, पर यहां पर क्या है, क्या ध्यान रखना है मित्रों, गैर कोयला, क्योंकि कोयले के नीलामी का अधिकार आपको यह पता है मित्रों कि केंद्र सरकार का होता है, परंतु जो गैर कोयला की खानें हैं उनके नीलामी का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। तो मित्रों हमारा यह पहला जवाब जो भी लिखा गया है वह गलत हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। सोना प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ इसने ये प्रश्न नहीं किया। सोने की माइंस, खदान नहीं है, यहां यह ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत में सोने की प्राप्ति अगर आप देखोगे तो कर्नाटक राज्य में हो रही है, कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य में भी है, कुछ क्षेत्रों में झारखंड में भी प्राप्त हुआ है, यहां तक कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी रिसेंट में प्राप्त हुआ है। प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में भी गोल्ड पाया जाता है। तो गोल्ड प्राप्त तो होता है, परंतु सोना उत्पादक खाने कहां हैं? तो मित्रों भारत में सोना उत्पादक खान केवल एवं केवल कहां है? कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य में सोना उत्पादक खान कौन कौन सी हैं? एक तो पहली और सबसे प्रसिद्ध जो खान है वो कोलार की खान है। आपको यह पता है कोलार की सोना उत्पादक खानें चैंपियन एवं ओरेगन चट्टानों के संदर्भ में धारवाड़ चट्टानों से यहां उत्पादित किया जाता है। तो दूसरी बात कर दें कि इसी के समतुल्य चट्टान पाई जाती है रायचूर जिले में, कर्नाटक के ही रायचूर जिले में पाई जाती है, और रायचूर जिले में स्थान है हट्टी। तो रायचूर जिले की हट्टी की खानों से भी सोने का उत्पादन किया जाता है। कोलार की खान भारत की सबसे गहरी खान है, जिसकी गहराई 3000 मीटर से अधिक हो चुकी है। तो चूंकि गहराई अधिक हो चुकी है इसलिए यहां से सोने का जो उत्पादन किया जाता है वह आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से वाइबल नहीं है मित्रों, इसीलिए उत्पादन कार्य लगभग समाप्त प्राय है। परंतु रायचूर जिले की हट्टी के खानों से कुछ मात्रा में सोने का उत्पादन अवश्य ही किया जाता है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में मित्रों, रायलसीमा क्षेत्र में एक जिला अवस्थित है अनंतपुर। कौन सा जिला अवस्थित है? अनंतपुर। और अनंतपुर जिले में पहाड़ी है एक रामगिरी पहाड़ी में सोने की प्राप्ति हुई है, परंतु अभी रामगिरी क्षेत्र से सोने का उत्पादन कार्य आरंभ नहीं हुआ है। इसीलिए मित्रों ध्यान रखेंगे हमारा पहला ऑप्शन गलत था, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, क्लियर। आपको पता है आंध्र प्रदेश एवं झारखंड विभिन्न प्रकार के खनिजों से युक्त हैं, परंतु यहाँ सोने की खानें प्राप्त नहीं होती हैं। सोना उत्खनन की खानें कहीं भी अवस्थित नहीं हैं। तो नेक्स्ट, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। बिल्कुल, राजस्थान में दौसा जिले में भी लौह अयस्क की खानें हैं, राजस्थान के जयपुर जिले में भी लौह अयस्क की खानें हैं, अर्थात राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें प्राप्त होती हैं, यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन गलत होगा। इसमें इसी प्रकार से हमें आंसर करना होगा कौन कौन से सही हैं। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही, अर्थात डी केवल 3 इसका जवाब होगा। आपके पास आंसर निकल चुका है मित्रों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। फिर से मित्रों बहुत ही सरल सा फैक्ट और बहुत ही सरल सा आपके पास संकल्पना और तथ्य दोनों से संबंधित प्रश्न है। कुछ बच्चे तो इसे पढ़कर परेशान हो जाएंगे कि अब कैसे देशांतर क्या दुनिया भर याद करेंगे।
कई बच्चे देशांतर याद करने में लग जाएंगे, एकदम सिर हिला हिला कर याद करेंगे कि आखिर कैसे कैसे देशांतर याद हो। बंगलुरु का देशांतर कितना है, हैदराबाद का देशांतर कितना है, नागपुर का देशांतर कितना है, पुणे का देशांतर कितना है, ये सब काम आप करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल गलत प्रक्रिया मित्रों, बिल्कुल गलत प्रक्रिया। प्रश्न देखो क्या पूछा है और कैसे आप दिमाग लगाकर संकल्पनात्मक रूप से इसका जवाब निकालेंगे। है तो फैक्ट, पर संकल्पना से कैसे निकलेगा मैं अभी समझाता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। भारत का एक एस्केमेटिक मैप मैं तुरंत आपको बनाकर दिखाता हूं। एस्केमेटिक मैप, या ध्यान से देखो आप, भारत के संदर्भ में suppose this one is India, ओके। यहां अवस्थिति है मित्रों दिल्ली की। बस दिल्ली के बारे में आपको पता है और कुछ नहीं। बस मोटा मोटा जानो, देशांतर याद करने की जरूरत नहीं, कैसे जवाब निकालोगे। यहां अवस्थिति है दिल्ली की, और दूसरा नगर कौन सा? हैदराबाद यहां कहीं अवस्थित है। तीसरा नगर क्या दिया है? नागपुर की अवस्थिति यहां कहीं है मित्रों। बेंगलुरु दक्षिण में, कर्नाटक के कैपिटल। पुणे यहां पश्चिम में, मुंबई के समीप। ऐसी 4 नगर फटाफट हमने ड्रॉ कर दिए। देशांतर के बारे में दिया है, किस देशांतर में होगा? दिस वन इज, इसका अपना देशांतर हो गया, इसका अपना देशांतर हो गया, इसका अपना देशांतर हो गया, इसका अपना देशांतर हो गया। ये लो, पूछा था आपसे कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। अब इसका जवाब आप निकाल लो। दिल्ली का अगर ये देशांतर है, आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं करना है कि दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 77 पॉइंट समथिंग में है। कितने नगरों का ऐसा याद करोगे मित्रों? पॉसिबल नहीं है आपके लिए। याद भी करोगे तो चीजें भूलेंगी। ये संकल्पना पर आधारित प्रश्न है, फैक्ट पर आधारित प्रश्न इसे नहीं कहा जा सकता। आपने क्या किया? भारत का मैप ड्रॉ किया, आपने इन नगरों को जॉट डाउन किया, देशांतर खींच दिया। ऐसा भी हो सकता है कि अक्षांश पूछता तो अक्षांश के लिए आप ऐसी रेखा बना देते, अक्षांश के लिए क्या कर देते आप? ऐसी रेखा बना देते और देख लेते उसमें कौन कौन से नगर आ रहे हैं, या इसकी पॉसिबिलिटी है भी या नहीं। तो आपने क्या देखा कि अगर दिल्ली के पास से गुजरने वाली देशांतर देखते हैं तो इसके सबसे समीप में बेंगलुरु आ रहा है। इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा? बेंगलुरु होगा। इस प्रकार से मित्रों प्रश्नों के जवाब हमें निकालने हैं। ओके, तो इसका जवाब आ गया बेंगलुरु। समझ गए ना किस तरह से निकाल रहे हैं? ये एकदम विशुद्ध रूप से आपको मित्रों एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक फैक्ट आधारित प्रश्न मिल रहा है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्ट आधारित एक प्रश्न मिल रहा है जिसका संबंध वन अधिकार अधिनियम से है। मित्रों बेसिकली इस प्रश्न का संबंध फॉरेस्ट राइट एक्ट से है। फॉरेस्ट राइट एक्ट से है। ये एक्ट 2005 में आया था, इंप्लीमेंट हुआ था 2006 से। मित्रों किस उद्देश्य से आया था ध्यान रखेंगे। जब हम वन संरक्षण की बात करने लगे तो वन संरक्षण के तहत जो वनों पर निवास करने वाले मूल निवासी कितने प्रकार के थे मित्रों? 2 प्रकार के थे। एक आदिवासी समूह था और दूसरा गैर आदिवासी समूह था, पर वन क्षेत्रों में निवास करता था। अब ध्यान से,
वनों को अगर हम पूर्णतः आरक्षित कर देंगे, संरक्षित कर देंगे, वनों पर किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे, तो जो परंपरागत रूप से वनों पर निवास करने वाले मूल निवासी हैं, चाहे वह आदिवासी समुदाय हो चाहे गैर आदिवासी समुदाय हो, उनका जीवन यापन कैसे होगा, इस बात के लिए अधिकार प्रदान करने हेतु एक एक्ट लाया गया 2005 में, जिसे 2006 में इंप्लीमेंट किया गया। और इसी अधिनियम के तहत मित्रों इस बात की पहचान की गई कि कितने जनजातीय समुदाय हैं जो मूल रूप से वनों पर जीवन यापन करते हैं, जनजातीय समुदायों के अलावा भी कौन से समुदाय हैं जो कि वन क्षेत्रों में रहते हैं। ये सारी बातें मित्रों इसके अंतर्गत आता है। बेसिकली चूंकि वन क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्रों में मूल रूप से जनजातीय समूह रहते हैं, इसीलिए मित्रों जो ये एक्ट है, इस एक्ट को क्रियान्वित किए जाने का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्थात केंद्र सरकार में जो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय है, उसको इसे इंप्लीमेंट करने का अधिकार दिया गया। समझ रहे मेरी बात मित्रों ना, कि वो इसकी पहचान करेगी, वो इस रूप में इसे चिन्हित करेगी और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगी। आगे मेरी बात ध्यान से समझना। इन अधिकारों के साथ साथ एक जरूर इसमें बात आई थी कि वह वन क्षेत्र जहां पर कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिनका जीवन अब संकटापूर्ण दशा में चला गया है या नियर टू एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं, विलुप्त प्राय क्षेत्र में विलुप्त प्राय होने जा रहे हैं, उन जीवों का संरक्षण करना अगर अत्यंत आवश्यक है, तो ध्यान से ये जो वनवासी हैं, वन में निवास करने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों को सीमित किया जाएगा। और वैसे क्षेत्र जहां पर कुछ ऐसे पादप एवं जंतु समुदाय प्राप्त होते हैं जिनका जीवन संकटपूर्ण है, उन्हें क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट घोषित किया जाएगा, हैबिटाट के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ये तमाम बातें इस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब देखोगे मित्रों 2018 में फॉरेस्ट राइट एक्ट से पूछ लिया गया, तो 2019 में आप देखेंगे प्रश्न में कि प्रत्येक वर्ष आप देखोगे कि किसी न किसी अधिनियम से एक बार पूछा ही जाता है, एक बार एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि भारत में वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए जितने भी नियम अधिनियम इत्यादि लाए गए हैं, उनको एग्जामिनेशन से पहले एक बार सरसरी तौर से देख लें। तो मित्रों आपने देखा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया, जो कि इनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए है। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित जनजातीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित होता है। अब प्रश्न पढ़ते हैं कि ये क्या क्या कहता है। प्रश्न कह रहा पहला कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास, वही जो बात मैंने कही, क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटाट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है, बिल्कुल समाविष्ट है कि कौन से क्षेत्र संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास हैं, उन्हें इस रूप में चिन्हित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति, ये बैगा जनजाति बेसिकली मित्रों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में मैकाल पहाड़ी या सतपुड़ा पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में महादेव पहाड़ी तक निवास करती है, को पर्यावास हैबिटाट अधिकार दिए गए, बिल्कुल पहली बार इन्हें दिए गए। 72 जनजातियों को पहली बार इस रूप में चिन्हित किया गया और बैगा को पहली बार पर्यावास हैबिटाट के रूप में प्रथम बार अधिकार मित्रों सबसे पहले इन्हें प्रदान किया गया। तो नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता? नहीं, ये नहीं करता। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके लिए घोषणा नहीं करता, बल्कि मैंने क्या कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करता है। इसका मतलब आपका ये जवाब गलत हो गया। दो जवाब तो सही है लेकिन ये गलत जवाब हो गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से मित्रों इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? केवल 1 एवं 2 सही हैं, जबकि तीसरा गलत है। तो इसका जवाब क्या हो गया? आंसर क्या हो गया मित्रों? ए हो गया। तो इस तरह से आपने 9 प्रश्नों को अभी सॉल्व किया। देखते हैं अभी कितने प्रश्न हैं इसमें से। नेक्स्ट,
विशुद्ध रूप से फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स आधारित इन्वायरमेंट से है। पीछे का प्रश्न भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। पक्षी, उड़ती हुई धूल, वर्षा, बहती हवा, उपर्युक्त में से कौन कौन से पादप रोग फैलाएंगे? सबके सब संचारी रोग फैलाएंगे। संचारी रोगों का है संचारी रोग। देखो कैसे, बहती हवा होगी, अगर यह विभिन्न प्रकार के प्रदूषक लाती है, प्रदूषक और विभिन्न प्रकार के कीटाणु रोगाणु लाती है, कीटाणु रोगाणु लाएगी, और वह कीटाणु रोगाणु या प्रदूषक जाकर वनस्पतियों में सेटल होगा, वनस्पतियों में बीमारी पैदा करेगा। वर्षा के संदर्भ में दो बातें आप देख सकते हैं, एसिड रेन को देख सकते हैं क्योंकि सबके सब इनडायरेक्ट हैं, और वर्षा के संदर्भ में वाटर लॉगिंग को भी देख सकते हैं, वाटर लॉगिंग को भी देख सकते हैं। इन दोनों ही कारणों से अगर वर्षा हुई तो वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं। वैसे भी आप देखते हैं कि कई बार जब अति वर्षा की स्थिति होती है, वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, वनस्पतियां विनष्ट होने लगती है। उड़ती हुई धूल जब वनस्पतियों पर सेटल होती है तो यह वनस्पतियों की पत्तियों, तनों को आच्छादित कर उनके प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है, तथा अगर यह धूल प्रदूषक है तो प्रदूषण की दशा में यह भी रोग उत्पन्न करती है। और पक्षी तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के जर्म्स को लेकर पादपों तक छोड़ते हैं, तो इनके कारणों से भी प्रदूषण फैलता है और वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के रोग, संचारी रोग पैदा होते हैं। तो वो कोई भी कारण जो वनस्पतियों तक किसी भी प्रकार का प्रदूषक ला सकता है, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि ला सकता है, उन कारणों से पादपों पर रोग फैल सकता है। इसका मतलब कि सभी के सभी जवाब सही हैं, तो इसका आंसर मित्रों चौथा होगा, जिसे आप डी के रूप में देख सकते हैं। ओके, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वनस्पतियों में प्रदूषक लाए या कि विभिन्न प्रकार के रोगाणु लाकर सेटल कर दे, उन कारणों से वनस्पतियों पर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ओके मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? इसमें बालू खनन से संबंधित प्रश्न है। अगर बालू का खनन किया गया तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? देखो समझो, अब देखते हैं यहाँ क्या क्या हो सकते हैं। पहला, नदी की लवणता में कमी। गलत जवाब। सालिनिटी फिल्ट्रेशन में किसी भी प्रकार से रेत का योगदान नहीं होता, क्योंकि लवणता जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा है, ना कि निलंबित। अगर लवणता की परिभाषा ठीक से पता है तो इसका जवाब आपके पास होगा। लवणता जल में घुली हुई ठोस पदार्थों की मात्रा है, निलंबित कणों की मात्रा नहीं है। अगर निलंबित कणों की मात्रा होती तो रेत कुछ मात्रा में, बालू कुछ मात्रा में फिल्ट्रेशन का काम कर सकती थी, इसलिए पहला जवाब गलत हो गया। भौम जल का प्रदूषण ध्यान से समझेंगे। अगर रेत कणों को मित्रों आप देखें, सपोज दिस वन इज सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ओके। अब देखो क्या है, यहां पर सपोज जल है, नदी का जल है, किसी का भी जल है, तो आपको पता है कि रेत कण में चूंकि पोरोसिटी है, सरंध्रता है, सरंध्रता एवं पारगम्यता दोनों है, सरंध्रता पोरोसिटी है, तो जल रिस रिस कर नीचे जाएगा। और जब रिस कर नीचे जाता है तो आपको पता है कि ये रेत कण इस जल को फिल्टर करते हैं। क्या कर देते हैं? फिल्टर करते हैं। और फिल्टर किए जाने के कारण अगर सतही जल, सरफेस वाटर प्रदूषित है, तो जब वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नीचे संचित होगा, इकट्ठा होगा, भूमिगत जल के रूप में अगर इकट्ठा होगा, तो मित्रों ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। यहां मान लो प्रदूषण है भी, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के कारण ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो निश्चित रूप से नदियों के तट पर प्राप्त होने वाले रेत कण
प्रदूषित जल को फिल्टर करते हैं और उसे शुद्ध भूमिगत जल के रूप में संचित करते हैं। यह जवाब आपका हो गया सही। नेक्स्ट, भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। यह भी बात ध्यान से समझना कि जब नदियों का जल इन रेत कणों के साथ प्रवाहित होता है तो रेत कणों के कारण ये मित्रों निरंतर फिल्टर होता रहता है और फिल्टर होकर परकुलेट होता है। रेत का जमाव है तो रिसाव की प्रक्रिया अधिक होगी। रेत का जमाव है तो रिसाव की प्रक्रिया अधिक होगी। आप बहुत सिंपल से समझिए कि अगर हम यहां पर रेत इकट्ठा कर दें और एक गिलास पानी डालें तो पानी प्रवाहित नहीं होता, बल्कि वहीं पर क्या होता है, रिस जाता है, परकुलेट हो जाता है। तो अगर नदियों के तलहटी में रेत का जमाव है तो परकुलेशन की प्रक्रिया अधिक होगी, भौम जल का एकत्रित होना अधिक होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर रेत को हटा दें, रेत का खनन कर दें तो परकुलेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी, रिसाव की प्रक्रिया रुक जाएगी और रिसाव की प्रक्रिया रुक जाने से भूमिगत जो जल तल है, अंडरग्राउंड वाटर है, वह धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। अर्थात दो बात है, रेत कण मित्रों इसके अलावा भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। यह जल को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, यह भूमिगत जल तल को बढ़ाने में मदद करता है, यह यहां पर रहने वाले जलीय जीवों के लिए नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है, यह विभिन्न जीवों के लिए हैबिटाट का कार्य करता है। तो नेस्टिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, हैबिटाट ग्राउंड है, फिल्ट्रेशन ग्राउंड है, पोरोसिटी एंड परमियाबिलिटी के कारण मित्रों यह अंडरग्राउंड वाटर टेबल की वृद्धि करने में भी मदद करता है। इसीलिए रेत कणों के उत्खनन को सरकार ने क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहां पर मित्रों दो जवाब आपके सही हो गए। तो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला गलत था, दो जवाब सही हैं, इसका आंसर आ गया अर्थात बी। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता तो फैक्ट से इसका ठीक प्रकार से जाना जा सकता था। नेक्स्ट, फिर से कॉन्सेप्ट आधारित है। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसका जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। खत्म कर दिया इसने इसको। ध्यान रखना, जितना भी कार्बनिक पदार्थ में अगर आप ह्यूमस को ले लें तो ह्यूमस की विशेषता होती है कि इसकी जल धारण क्षमता उच्च होती है। जल धारण क्षमता उच्च पाई जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, उच्च पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों की जल धारण क्षमता हमेशा ही मित्रों क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती। जब ने इसको कमी को कह दी कि अगर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ हैं तो उनके जल धारण क्षमता प्रबल रूप से कम हो जाती है। जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ होगा उतना अधिक समय तक मिट्टी जल को संचित करके रख पाएगी। ओके मित्रों, ध्यान से समझ लें। आफ्टर दैट देखें ध्यान से। आफ्टर दैट गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लिए लवणीय भवन में योगदान कर सकती है। ओके, ध्यान से यहां देखो, इनको दोनों चीजें ध्यान से देखो। बस आगे के क्वेश्चन बहुत सरल हैं, ठीक से जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां ध्यान से देखें मित्रों, समझें। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। तो मित्रों ध्यान रखना कि ये सेडिमेंट्री साइकिल के अंतर्गत आता है, अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है। अवसादी चक्रों का आरंभ ही मृदा से होता है। मृदा में उपस्थित है अगर सल्फर, तो मृदा में उपस्थित सल्फर ही सल्फेट के रूप में वनस्पतियों में प्रवेश करती है, वनस्पतियों से जंतुओं में प्रवेश करती है। जंतु एवं वनस्पतियों के मृत अवशेषों के अपघटन से पुनः वह मृदा में विसर्जित होती है। इस प्रकार से सल्फर चक्र, फास्फेट चक्र या फास्फोरस चक्र निरंतर बना रहता है। तो गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत हो गया क्योंकि मृदा की भूमिका होती है। तो नेक्स्ट है, कुछ समयावधि तक सिंचाई
कुछ कृषि भूमियों के लिए लवणीय भवन में योगदान कर सकती है। तो मित्रों, आपको पता है कि सिंचाई की विधियों में अगर परंपरागत सिंचाई को देखेंगे, परंपरागत सिंचाई जिसे हम लोग फ्लड इरिगेशन कहते हैं, बाढ़ सिंचाई कहते हैं, तो फ्लड इरिगेशन जहां भी किया जाता है वहां कैपिलरी एक्शन होता है, केशिकीय क्रिया होती है। केशिकीय क्रिया के प्रभाव से, केशिकीय क्रिया के प्रभाव से मृदा में लवणीयता की वृद्धि होती है, क्षारीयता की वृद्धि होती है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ समयावधि तक अगर सिंचाई भूमियों में की गई तो वह लवणीय भवन में योगदान देती है। मृदा क्या हो जाएगी मित्रों? अल्कलाइन हो जाएगी। मृदा अल्कलाइन होने के लिए कौन सी प्रक्रिया योगदान है? कैपिलरी एक्शन, केशिकीय क्रिया योगदान है। तो इसमें से मित्रों आपने देखा कि केवल एक आंसर सही है, वो तीसरे नंबर का है। तो जवाब मिलता है आपको यहाँ पर बी पॉइंट, केवल 3 सही। ओके, बाकी 2 इसमें से गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों। नेक्स्ट, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था दोनों की ओर संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्रियाविधि है। आपको इसमें इसका प्रश्न का जवाब नहीं देंगे मित्रों, हालांकि जवाब तो मैं दे ही देता हूं कि इसका संबंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, सतत विकास से है। और सतत विकास की संकल्पना आई थी 1992 में रियो कन्वेंशन के अंतर्गत, जिसे आप लोग रियो कन्वेंशन, जिसे आप लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। यही रियो कन्वेंशन 2012 में फिर से मित्रों 2012 में जोहान्सबर्ग में फिर से एक बार रिवाइव किया गया, फिर से यह सम्मेलन हुआ जिसे रियो 20 के नाम से जानते हैं। 20 वर्ष इसके पूरे हुए थे, रियो 20 के नाम से जाना जाता है। और इस रियो 20 के तहत फिर से तीन बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। पहला, सतत विकास तो था ही, सतत विकास तो था ही। दूसरा था गरीबी उन्मूलन, और तीसरा था स्वच्छ ऊर्जा। तो मित्रों, इसका जवाब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसका पहला जवाब सही है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इनमें से सारे के सारे जो फैक्ट्स दिए हैं, इनमें से प्रत्येक के बारे में आपको जानना होगा, प्रत्येक के बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करनी होगी। तो इनके बारे में एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। इनके सारे प्रोविजंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इन्हें जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है? कार्बन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में बता देता हूं क्या है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। देखो, अगर किसी क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो पादप वर्ग अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता में पादप वर्ग की प्रकाश संश्लेषण की जो गति होती है वह बढ़ जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की गति बढ़ने से पादप वर्गों का विकास अधिक होने लगता है। इसे ही कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। पादप वर्गों में फर्टिलाइजेशन कार्बन की अधिकता के कारण जो हो रहा है उसे ही कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके कारण पादप वर्ग में वृद्धि होती है। यह था मित्रों जवाब। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि सही है। ओके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान नहीं, ये तापमान बढ़ा हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ओके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता, एसिडिफिकेशन हो गया, यह भी जवाब सही नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन, यह भी नहीं हुआ मित्रों। इसका जवाब कौन सा इस तरह से सही हो गया? ए सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय कृषि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में है, फैक्ट्स है, सिंपल सा एक फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। संरक्षण कृषि किसे कहते हैं? तो संरक्षण कृषि के बारे में अगर आपको पता है तो चीजें आप ठीक प्रकार से लिख पाएंगे। कृषि परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात है,
शब्द आपको मिल गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इतना शब्द मिल गया तो आपको कोई भी ऑप्शन दिया है आप निश्चित रूप से आप उससे ठीक प्रकार से जवाब लगा लेंगे। कंजर्वेशनल एग्रीकल्चर भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब अगर इसके बारे में आपने पढ़ा है, ये फैक्ट्स है, तो आप इसका जवाब मित्रों ठीक प्रकार से निकाल लेंगे। जब भी संरक्षणवादी कृषि की बात आती है तो मित्रों ऑलवेज रिमेंबर कि शुरुआत यहीं से होती है कि संरक्षणवादी कृषि में न्यूनतम जोत को अपनाया जाता है। क्या किया जाता है? न्यूनतम जोत आकार एकदम छोटी की जाती है ना, न्यूनतम जोत हो। या कि एक बात और की जाएंगे कि जो जुताई की प्रक्रिया है उसको कम किया जाता है, ये जुताई रहित भी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, इसमें तो परिहार का मतलब होता है मित्रों, देखो एक शब्द तो हो गया अपनाना, और परिहार का मतलब होता है, जो परिहार शब्द है कि परिहार मतलब इसका प्रतिकार नहीं करना, ऐसा नहीं करना, प्रतिकार करना, नहीं करना। इसमें भी ये शब्द हो गया नहीं करना। क्लियर? तो हम दो बातें दे रहे हैं। एक, धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार गलत जवाब है मित्रों, क्योंकि संरक्षण कृषि के अंतर्गत एक धान्य कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है। आप चाहो तो यहां लिख दो कि इसे क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत अपनाया जाता है। तो इसका मतलब कि यह जवाब गलत लिख दिया गया। न्यूनतम जोत को अपनाना बिल्कुल सही जवाब है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, यह भी गलत हो गया। बागानी फसलों की खेती किए जाने की बात की जाती है, किए जाने की बात करते हैं, परिहार की बात नहीं करते, बल्कि किए जाने चाहिए, तो यह भी जवाब गलत हो गया। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्टों का प्रयोग, जिस प्रक्रिया को आप जानते होंगे मित्रों, इसे मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग कर दिए जाने से, मल्चिंग नामक प्रक्रिया से मिट्टी संरक्षित हो जाती है। पवन अपर्दन से, जल बूंदों द्वारा किए गए अपर्दन से, प्रवाही जल के अपर्दन से संरक्षित हो जाती है, तथा यही जो कृषि अवशिष्ट है धीरे धीरे ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ओके, तो मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्टों का उपयोग इसके अंतर्गत आता है। स्थानिक एवं कालिक फसल सस्यावर्तन के बारे में, क्रॉप रोटेशन के बारे में कहा गया है। क्रॉप रोटेशन निश्चित रूप से अत्यंत ही लाभकारी होता है। इसका मतलब इसके जवाब कौन कौन से सही हो गए? 2, 4, 5। देखिए कहीं पर है क्या? सी है, 2, 4, 5। तो इसका जवाब इस तरह से मित्रों आ गया सी। ध्यान रखेंगे, मैंने सबको बताया कि इसके संरक्षणवादी कृषि के अंतर्गत एक धान्य कृषि को अपनाया जाता है, न्यूनतम जोत को अपनाया जाता है, बागानी फसलों की खेती को किए जाने की बात की जाती है, मल्चिंग की बात की जाती है, तथा क्रॉप रोटेशन की बात की जाती है। ओके मित्रों, अब आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न है। तो आप ये देख रहे हैं कि 2018 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड डायरेक्टली 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं 16 प्रश्नों में से लास्ट प्रश्न की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है। नंबर 1, कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण की जगह कांटे। बिल्कुल सारे के सारे जवाब हैं। आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र में मित्रों वर्षा की कमी होती है। ओके, मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा आर्द्रता की कमी है, वर्षा की कमी है। चूंकि वर्षा या मृदा आर्द्रता की कमी के कारण वनस्पतियों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में जल अनुपस्थित होता है। जल अनुपस्थित है तो वनस्पतियां अपने आप को उस पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलित करने के लिए क्या करती हैं? कुछ प्राकृतिक रूप से अनुकूलन क्षमता विकसित करती हैं। उसमें कौन कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो 3 तरह से। एक तो पहली चीज रूट में, जड़ों में क्षमता कैसे विकसित हुई? जड़। दूसरा आता है तना, तीसरा आता है पत्ती। 3 चीजों में। तो एक एक करके जड़ों के संदर्भ में हमेशा इन वनस्पतियों की जड़ें मूसलाकार हो जाती हैं। मूसलाकार अर्थात अत्यंत ही गहराई पर जाती हैं, और अत्यंत गहराई पर जाने का मतलब होता है और फैल भी जाती हैं। अत्यंत गहराई पर जाएंगी और फैलेंगी, उसका कारण होता है कि जितना अधिक यह अर्थ के सरफेस में रहेंगी उतना अधिक मात्रा में वह जल का अवशोषण कर पाएंगी। तो गहरी एवं मूसलाकार इसकी जड़ें हो जाती हैं। जड़ों के बारे में। तने के बारे में, तने हमेशा ही कठोर मोटी छाल से ढके होते हैं।
कठोर तथा मोटी छाल से ढके होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर को कम किया जा सके। कठोर मोटी छाल से ढके होने के साथ साथ कई वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिनके तनों में वैक्सी मटेरियल पाया जाता है। जैसे एलोवेरा आपने देखा होगा, नागफनी आपने देखा होगा कि उनके तनों में एक जेली नुमा पदार्थ पाया जाता है। अगर जेली पाया जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए जेली नुमा पदार्थ वह अपने तने में विकसित कर लेते हैं। उनके तने कठोर छाल से ढके होते हैं। पत्तियों के संदर्भ में कई तरह का अनुकूलन प्राप्त होता है क्योंकि पत्तियां ही सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। तो कैसे कैसे अनुकूलन प्राप्त होता है इसे आप जानें। पहले तो पत्तियां छोटी हो जाती हैं। दूसरा, पत्तियां छोटी होती होती कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। केवल इसी पारितंत्र प्रदेश की यह विशेषता है कि पत्तियां छोटी होती होती किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, पत्तियों की थिकनेस बढ़ती है। और थिकनेस किस कारण से बढ़ती है? क्योंकि पत्तियों में वही जेली, वही मोमदार पदार्थ, वही वैक्सी मटेरियल पत्तियों को चारों ओर से ढक लेता है। चूंकि वह वैक्सी मटेरियल पत्तियों को ढकी होता है और इसमें जो स्टोमेटा पाया जाता है वह नीचे धंसा हुआ प्राप्त होता है। तो स्टोमेटा का नीचे धंसा हुआ पाया जाना, पत्तियों का छोटा तथा नुकीला होना, पत्तियों का कांटों में परिवर्तित हो जाना, पत्तियों में वैक्सी मटेरियल का प्राप्त होना, यह तमाम प्रकार के पर्यावरणीय अनुकूलन मरुभूमि प्रकार के मरुभूमि क्षेत्र की वनस्पतियों में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियाँ जल के ह्रास को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं। उनमें से आपके जवाब अब क्या क्या हो सकते हैं? कठोर एवं मोमी पर्ण, बिल्कुल सही जवाब। लघु पर्ण, छोटे पर्ण, बिल्कुल सही जवाब। पर्ण की जगह पर कांटे, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब कि इसके तीनों के तीनों आंसर सही हैं। यहाँ डी ऑप्शन आपको मिल गया विकल्प। तो मित्रों इसे आप सही जवाब के रूप में देखेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आप देख रहे हैं 2018 में 16 प्रश्न एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड प्लस ज्योग्राफी से रिलेटेड आए हुए थे प्रीलिम्स के अंतर्गत। मैक्सिमम प्रश्न थे जिन्हें संकल्पना के आधार पर, कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हल किया जा सकता था। कुछ इक्का दुक्का प्रश्न ही देखने को ऐसे मिले जो कि विशुद्ध रूप से फैक्ट आधारित थे। यह भी आपने विश्लेषण से देखा कि भूगोल का ओरिएंटेशन धीरे धीरे इन्वायरमेंट की ओर अधिक बढ़ता जा रहा है, इकोलॉजी की ओर अधिक बढ़ता जा रहा है। कोर ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न तुलनात्मक रूप से कम पूछे जा रहे हैं। पर मित्रों विश्लेषण में एक और पक्ष को ध्यान रखना है कि अगर कोर ज्योग्राफी का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं होगा तो प्रश्नों का जवाब ठीक से निकाला भी नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोगों को दोनों पक्षों को, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को भली भांति प्रकार से समझते हुए पढ़ना होगा, अन्यथा आपके जवाब सही नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ मित्रों प्रश्नों की समाप्ति, आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।